वक्फे बुनता रहे, उसे चाहिए कि वो माशरे में एक फाल रुकन के तौर पर आके शमूलियत हासिल करे। एक मुल्क जिसमें शर खानदगी निहायत शर्मिंदगी के लेवल पे हो, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान जी, ऐसे मुल्क में या ऐसे माशरे में जहां पे शर्मिंदगी के लेवल पे हम पहुंचे हों शर खानदगी में, ऐसे में फलसफी क्या कर सकता है? पढ़ने वाले ही नहीं, एजुकेटेड लोग ही नहीं। फलसफी एनालाइज तो कर सकता है ना, मसाइल को। आधा हल मसले का उस वक्त हो जाता है जब मसले को आप दुरुस्त लाइन पे एनालाइज कर लें, आपको पता चल जाए कि मेरी इस मसले में मेरा रोल कितना है। बस ये भी पता चल जाना कि मैं कितना उस मसले में मुआवन हो सकता हूं, ये भी बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन है। अगर माशी माशरती सवालात को एक फलसफी एनालाइज कर लेता है और उसे पता चल जाता है कि बहैसियत फलसफी मेरा रोल इसमें यह हो सकता है, तो मेरा ख्याल है बाकी मादा रोल भी डिफाइन हो जाता है और पता चल जाता है कि किसका है ये रोल, तो मामला तो वहीं हल हो गया। तो मैं समझता हूं कि एक दानिशमंदाना तरीके से, बजाय इसके कि आप मसाइल को बगैर सोचे समझे उनको फेस तो करने पड़ते हैं। अब जो मौजूदा सूरत अहवाल चल रही है पाकिस्तान की, इसको फेस हम नहीं कर रहे। तो अगर इसके पीछे कोई होमवर्क हुआ होता मुफक्किरीन का, तो ये सूरत हाल मुख्तलिफ होती। जब ये लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाते, आगे सामने आके एनालाइज नहीं करते सूरत हाल को और उसको दुरुस्त तनाजुर में बयान करने की सलाहियत नहीं रखते, तो एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है, एक केओस होता है सोसाइटी में, और उसमें कोई बंदा ये नहीं समझ सकता, और हर बंदा अपनी जिम्मेदारी से हैंड्स अप कर लेता है कि जी ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, हालांकि हम सब की कलेक्टिव जिम्मेदारी। और जैसे ही आजकल वैसे हो भी चल रहा है, हर बंदा कहता है दूसरे, शिफ्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वन शिफ्ट्स हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर्स। ये प्रॉब्लम है हमारी। वजह क्या है कि प्रॉपर एनालाइज नहीं हो रहा, किस सेक्टर की क्या प्रॉब्लम है ये किसी को नहीं पता। हर कोई बैक वक्त पूरे मुआशरे को मुरद इल्जाम ठहराएगा। यह है फिलासफर का ना होना, मुआशरे में फलसफियों का ना होना। लॉजिकल थिंकिंग, ऑब्जेक्टिव थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग, ये चीजें हमें फलसफे में पढ़ाई जाती हैं। लेकिन मसला यह है कि हमारा आज का फिलासफर, आज का दानिशवर आगे बढ़कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल नहीं कर रहा। जब सिचुएशन अराइज करती है, फिलासफर सियासी लोगों को मुरद इल्जाम ठहरा रहे हैं, सियासी लोग किसी और तबके को मुरद इल्जाम से फौजियों को ठहरा रहे होंगे, वो इंटर्न किसी और को, वो जजों को। तो ये एक कंफ्यूजन है। वजह यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स करने वाले लोग ही नहीं है, एंड वो थिंकर्स ही नहीं है जो डिसाइड कर पाए कि ये किस बंदे की वजह से हो रहा है, किस तबके की वजह से, कि ना होने की वजह से हो रहा है। और वो तबका मौजूद नहीं है। हमारे पास इंटेलिजेंशिया स्ट्रांग नहीं है, हमारे पास थिंक टैंक स्ट्रांग नहीं है, जिस वजह से हमारे सोशल और माशरती सवालात के जवाबात हमें नहीं मिल रहे। और नतीजतन एक केओस है, एक प्रॉब्लम है, और हर एक के ज़हन पे एक बोझ सा है बस, और उसे वो एनालाइज नहीं कर पा रहा कि ये बोझ क्यों है। आपके ख्याल में इकबाल की रूह शर्मिंदा होगी कि मैंने जिस कौम को एक ड्रीम दिया था और मैंने जो कौम देखी थी, मैंने कायद आज़म ने, मतलब हमने जो आपने दुरुस्त का, ये अल्फाज सख्त है लेकिन हैं दुरुस्त। मेरा ख्याल में इकबाल ने जिस प्रोसेस को स्टार्ट किया था इकबाल ने बहुत सख्त अल्फाज रिकंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किए। उसने तो कहा कि आप अपनी तारीख को भी बेजा एहतराम की नजरों से मत देखें, अपनी तारीख को बेजा एहतराम की नजरों से मत देखें, उसको भी क्रिटिसाइज करें और अपने मौजूदा मसाइल को एनालाइज करें। और उसने खुद सबसे पहले यह काम की इब्तदा की, और ये लेक्चर जो है ये है ही वो, इनमें बाकायदा उसने अपना खुद ऑपरेशन किया हुआ है
बदनसीबी की बात यह है कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं। हम सिर्फ इकबाल की चंद नज़मों तक इकबाल को समझते हैं, वो मकड़ा और मक्खी और वो। इकबाल ने खुतबात में क्या कहा है उस तक हम नहीं जाते। इकबाल में खुतबात में इकबाल का बुनियादी मसला क्या है उस तक आज तक कोई नहीं जाता और कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता। इकबाल ने इतने सख्त अल्फाज में कहा है कि आप अपनी तारीख को भी बेजा एहतराम की नजरों से मत देखें, उसका भी तहकीकी और तनकीदी जायजा लें ताकि आप उससे सबक सीख सकें। इन उमूर की तरफ हम जाते नहीं, और जब इन उमूर की तरफ कोई जाने लगता है तो हम समझते हैं कि जी वो फलसफी हो गया, बेचारा गया। तो ये सूरत हाल है। अब मसला फिर वही है कि इकबाल ने जो अमल स्टार्ट किया था माशरे को मारूजी सच्चाइयों की रोशनी में देखने का, वो अमल मुझे पता नहीं क्यों बंद हो गया है। अब हम अपने हालात को मारूजी सच्चाइयों की रोशनी में देखने से रूगर्दानी करते हैं, चश्मपोशी करते हैं, भागते हैं, डरते हैं, खौफजदा है। जब तक हम अपने मारूजी अहवाल को दुरुस्त तनाज़ुर में नहीं देख पाएंगे, हम इकबाल के उस प्रोसेस को जारी नहीं कर पाएंगे, और वो बहुत ज़रूरी है। और आपने इकबाल पे भी कुछ लिखा है, यानी कि मंजूम। जी, मैंने एक नज़्म शेयर कीजिए इकबाल के लिए लिखी है, और शायद उसका भी यहाँ ये मेरी किताब बादबान का नोहा में शामिल है। ये नज़्म सरूद रफ्ता की बाज आमद। इसका उन्वान है सरूद रफ्ता की बाज आमद। हमारा मशरिक कई ज़मानों से यूं ही हैरान गुंग नज़रों से आसमानों को देखता है। हमें अभी तक मुकालमे की मुबासे की कोई इजाज़त नहीं मिली है। हमारा मशरिक कई ज़मानों से यूं ही हैरान गुंग नज़रों से आसमानों को देखता है। हमें अभी तक मुकालमे की मुबासे की कोई इजाज़त नहीं मिली है। किसी ने बढ़कर जो बात की है तो सारे अफलाक उसके दर पे, महो नजूमो ज़मीन सब उस पे टूट पड़ते हैं और उससे खराज लेते हैं। खुद फरामोशियों का और आ गई, खुद फरामोशियों का और आ गई कि सदियों की अब तरीका। किसी ने बढ़कर जो बात की है तो सारे अफलाक उसके दर पे, महो नजूमो ज़मीन सब उस पे टूट पड़ते हैं और उससे खराज लेते हैं। खुद फरामोशियों का और आ गई कि सदियों की अब तरीका। हमारे अल्फाज बेसदा हैं, हमारे मायार ही गलत हैं, हमारे मानी कहीं नहीं हैं। हमारे अल्फाज बेसदा हैं, हमारे मायार ही गलत हैं, हमारे मानी कहीं नहीं हैं। हम अपनी बोली में ख्वाब देखें तो उनकी ताबीर भी हमारे निज़ाम, हम अपनी बोली में ख्वाब देखें तो उनकी ताबीर भी हमारे निज़ाम औकात में अलग हो। फलक ने हमसे बशारतों के सभी मुरासिम, सभी करीने छुपा लिए हैं। सरूद रफ्ता की बाज आमद का कोई इम्कान ही नहीं है। हमारा मशरिक तो सामरी के हिसार में है। ऐ मेरी दुनिया के गुंग लोगो, कोई मदावे की नेक साथ कोई हवाला तलाश कर लो। किसी बहाने खुद अपनी आगाहियों की ये सब तरी पे मातम की सफ बिछाओ और आसमानों से राब्ते की सबील ढूंढो। दरूद भेजो, सलात भेजो, अबद की दुनिया की नेक रूहों को अपना अपना सलाम भेजो। ये थी सरूद रफ्ता। सरूद रफ्ता। फैज साहब, बड़ा लुत्फ आया आपसे बात करके, और गुड लक टू यू। लेकिन एक चीज मैं सोच रहा था, तो मैंने सोचा था आखिर में आपसे पूछूंगा। आपने आज खैर बहुत सी बातें हुई फलसफे के हवाले से, अदब के हवाले से, आपकी ज़ाती करियर भी, और साथ साथ इकबाल के लेक्चर्स पे जो आपने काम किया है क्रिटिकल, उस हवाले से भी। लेकिन आपने 3 MA किए और फिर MPhil किया, तो मतलब 4 हो गए ना, 1 2 3 4। तो इसमें से कोई एक आध MA ना करते तो PhD हो जानी थी। PhD का प्रोसेस भी इंशाल्लाह चल रहा है। दुआ करें खुदा मुकम्मल कर। आप जैसे लोग जो ना, वो मेरा ख्याल है उनके लिए पढ़ना और डिग्रियां लेना कोई मुश्किल नहीं होता। किताब दोस्त लोग होते हैं। असल मसला डिग्री नहीं है, डिग्रियां तो ज़िमनी तौर पे आ जाती हैं। मसला वही है कि आप बहसीयत मुफक्किर जिंदगी गुजार रहे हैं या बहसीयत शायर या अदीब
ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ये फ़लसफ़ा वगैरह पढ़ने की चीज़ नहीं है, ये करने की चीज़ है। और शायरी लिखने की चीज़ नहीं है, शायरी उसलूब हयात है। जो बंदा अदब अदीब की सी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, उसे अदब लिखने का हक नहीं है। ये अपने ख्यालात, अपने नज़रियात के अंदर रहने का अमल है। और डिग्रियां वगैरह तो ये ज़िमनी तौर पर, या आप समझ लें उसके, हाँ, जाहिर है वो तो वो एक शायद उससे छोटी चीज़ है। जो बात आप कर रहे हैं ना, डिग्री उससे नीचे रह जाती है बिल्कुल। एक्चुअली। आफरीदी साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और आज आपसे अच्छी गप रही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुबह पाकिस्तान के इस सेशन में मेरा और प्रोफेसर शुएब आफरीदी साहब का साथ दिया। खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में रखिएगा याद। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। बड़े पेचीदा, बहुत ही मुश्किल दिल के मामलात, चाहे सेहत जिस्मानी हो या सेहत जज्बाती हो, दिल एक ऐसा ऑर्गन है कि जो इंसान की जज्बाती और जिस्मानी ज़िंदगी में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। दिल लग गया, दिल उठ गया, दिल भारी है, दिल परेशान है, दिल बहुत खुश है, दिल उदास है, जाना, और दिल का बाईपास हो रहा है, दिल को अटैक हो गया है, दिल के वाल्व्स बंद हो गए हैं, दिल में पेसमेकर डल गया है। इस तरह की बहुत सी चीजें हम दिल के हवाले से सुनते चले आते हैं। बड़ी दिलचस्प सी मशीन है, बहुत इंटरेस्टिंग। मुझे खैर ब्रेन भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है कभी कभी, क्योंकि उसको मैं बहुत ज़्यादा कंप्यूटर और आईटी से लिंक करता हूँ, जैसे कि सब लोग करते हैं। लेकिन हार्ट जो है, इंसान का दिल जो है, मुझे बड़ा बड़ा कई दफ़ा स्पिरिचुअल भी, कई दफ़ा इमोशनल भी, कई दफ़ा बड़ा ही कोई दिलचस्प और मज़ाहिया सा भी एक ऑर्गन लगता है कि यार ये क्या चीज़, क्या ये कैसे काम करता है, क्यों इसको याद रहता है कि इसने यूं करना है, और फिर अचानक एक दिन भूल जाता है कि इसने यूं करना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका भूल जाता है ऐसे करना और फिर उसको याद आ जाता है। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इनको दोबारा ऐसा हो जाता है। आप मेरी मुराद समझ गए होंगे, मैं बात हार्ट अटैक की कर रहा हूँ। कुछ लोगों का आपने सुना होगा कि जी 2 हार्ट अटैक्स हो चुके हैं, कुछ लोगों का आपने सुना होगा 3 हार्ट अटैक्स हो चुके हैं। मैंने 3 के बाद से ज्यादा किसी को सरवाइव करते, अल्लाह जिंदगी देने वाला है, बहुत कम देखा है। 4 मैंने कभी नहीं सुना, 5 शायद आपने भी कभी ना सुना, 6, 7 नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल सही बात है।